सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। इन सारे नारों की आवाज और बुलंदगी अब चांद पर भी पहुंचने वाली है। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें, भारत का विक्रम दुनिया भर के आगे भारत का परचम लहराएगा। लेकिन इसकी लैंडिंग कैसे होगी, चांद का कौन सा सरफेस होगा, साउथ पोल को ही क्यों चुना गया, इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा विश्लेषण फिलहाल हम समझेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं होंगी इन सारी चीजों की। जोशी जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सीधा सवाल पहला तो यही है कि चंद्रयान 3 विक्रम जो लैंड होगा चांद पर, उसके लिए साउथ पोल को क्यों चुना गया? ओके, तो मैडम उसमें ऐसा है कि अब तक जितने भी लैंड हुए हैं वो जो मून का इक्वेटर है, विषुववृत्त, वहाँ के आसपास लैंड किए गए हैं और वो लैंडिंग हुई थी। अब जो साउथ पोल है उसका कारण ऐसा है लैंड करने के लिए कि वहाँ सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, टेढ़ी पड़ती है। तो इससे पृथ्वी के जो पोल्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पर कैसे बर्फ जमी होती है। इसी तरह मून पे भी वहाँ पर जो है जमीन के नीचे जो वाटर आइस है, जिसकी खोज चंद्रयान 1 ने भी की थी, यदि आपको याद हो, तो वहाँ पर जब से चंद्र निर्माण हुआ तब से जो कुछ भी था, आप पानी कहें, बर्फ कहें और तत्व एलिमेंट्स कहें, तो वो चंद्र के निर्माण के साथ वैसे कि वैसे एज इट इज अभी तक हमें मिल सकते हैं। और वहां पर अब तक किसी ने भी, किसी भी देश के किसी भी उपकरण ने सेफ लैंडिंग नहीं की है। तो इस कारण इसरो ने जो साउथ पोल है वो चुना। अगर बात करें सेफ लैंडिंग की, तो चांद पर जिस तरह से हम आकार देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े गड्ढे हैं और ये भले हमें छोटा नजर आ रहा हो पर जमीन स्तर पर ये बहुत बड़े हो सकते हैं। तो जहां लैंडिंग होगी वो समतल होगी या उसकी स्टेबिलिटी की क्या गारंटी है? देखिए, जो लैंडिंग स्पॉट है वो मैग्नेस क्रेटर और बोगसलोवस्की क्रेटर, इन दोनों के बीच में जो है उन्होंने प्राइमरी लैंडिंग जो उन्होंने जो स्पॉट नक्की किया हुआ है वो उन दोनों के बीच में है। और वो दोनों के बीच में जो समतल एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां पर लैंडिंग करने का उन्होंने नक्की किया है। ओके, इसी के अलावा अभी हाल ही में रशिया भी चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तो उन्होंने भी इस्तेमाल की, लेकिन इससे ज्यादा लागत में उसे बनाया गया है भारत के विक्रम से। लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, वो क्रैश हुआ है, उसकी क्या वजहत रही है? जहाँ तक हमें खबरें मिली हैं कि उसका जो क्रैश लैंडिंग हुआ है वो प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जब उसका मॉड्यूल था वो इंसर्ट करने के बाद उसके इंजिन्स हैं उसे 84 सेकंड्स में बंद कर देने चाहिए थे, तो वो 127 सेकंड्स तक चालू रह गए थे। तो एक कम्युनिकेशन ग्लिच हुआ था, कम्युनिकेशन का एरर था। इस कारण जो है कि वो इंजन ज्यादा समय तक चालू रहे और वो सीधा क्रैश लैंड हुआ। ओके, अगर भारत के विक्रम की हम बात करें तो इसे 1 महीना लगा चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए, जबकि रशिया का जो चंद्रयान है वो महज 5 दिनों के भीतर पहुंच चुका था। तो इससे भारत को भले समय ज्यादा लगा हो, लेकिन उसकी सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, दोनों के बीच का अगर आप अंतर समझा सकें। देखिए, पहले तो हम जो इसरो और भारत जो काम करते हैं ये कम लागत में हम काम करते हैं और इसके जो परिणाम है वो हमें गारंटी देते हैं कि सक्सेसफुल रेशो अगर आप देखें तो बाकी देशों की तुलना में इसरो के सक्सेसफुल रेशो भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो और कम लागत में बनता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आती हैं। बिल्कुल। इसी के अलावा यहाँ पर एक चंद्रयान का छोटा सा मॉडल बनाया गया है और आप देख पाएंगे कि ये पूरा चांद है। अगर आप समझा पाए सर कि ये कितनी दूरी पर अब है और कितना समय इसे लगेगा, आखिरी के चंद मिनटों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? ये जो मॉडल है वो चंद्रयान 2 का है। चंद्रयान 2 में 2 चीजें गई थी, एक लैंडर था और लैंडर में से निकलने वाला एक रोवर था जो है प्रज्ञान, और एक था ऑर्बिटर। तो ये ऑर्बिटर का मॉडल है। तो चंद्रयान 2 में ऐसा था कि लैंडर थोड़ा टेढ़ा लैंड हुआ था और ऑर्बिटर जो था वो अभी भी चंद्र के आसपास घूम रहा है। तो जैसे कि लोग बताते हैं कि चंद्रयान 2 वॉज फेलियर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रयान 2 वॉज अ ग्रेट सक्सेस। जो उसका ऑर्बिटर है वो 7 साल तक चंद्र की परिक्रमा करेगा और हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वहां से दे रहा है। उसे 4 साल हो चुके हैं और 3-4 साल और बाकी हैं। तो कह सकते हैं कि इसकी ही कुछ जानकारियों का मुनाफा जो है चंद्रयान 3 की लॉन्च में। और डेफिनेटली जो चंद्रयान 1 ने 2008 में जब हमने लॉन्च किया था, उसने ही वहां जाकर पानी की खोज की थी, जमीन के नीचे पानी है। तो उसी काम के लिए उसे इंटरनेशनल बेस पे 3 अवार्ड्स दिए गए थे चंद्रयान 1 को। फिर चंद्रयान 2 से पहले हमने मंगलयान लॉन्च किया था, पहले अटेम्प्ट में मंगल पर भेजने वाला पहला देश भारत, फिर चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम जाने कि जिस तरह से हम चंद आखिरी मिनट की बात कर रहे थे, तो वहां पर लैंडिंग कैसी होती है? क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर हम अंदाजा लगाएं कि अगर कोई नॉर्मल प्लेन भी लैंड हो रहा है, चॉपर लैंड हो रहा है, तो धूल और धुआं हर जगह हो जाता है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। यहाँ पर जब वो लैंडिंग होगी तो उस जमीन का आंकड़ा हमारे पास क्या है? नॉर्मल अगर आप कोई भी एरोप्लेन की अगर आप बात करें तो भी टेक ऑफ इजी होता है, लैंडिंग कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है।
अब यहाँ ऐसा है मैडम कि ये जहाँ पर सूरज की किरणें ठीक से नहीं पहुंचती, वो एरिया में आज तक कोई गया नहीं, तो वहां पर अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, वहां पर जाना ये एक साहस की बात है। और वहां पर जो है चंद्र पर हम जानते हैं बहुत सारे खड्डे हैं, वहां पर कई ऐसे एरियाज भी है जहां पर सनलाइट कभी नहीं होती, तो वहां पर अंधेरा भी बहुत रहता है। ओके अब जब चंद्रयान वहां पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि ये 2 हिस्सों में वहां पर पहुंचेगा, तो ये 2 अलग अलग हिस्से वहां पर क्या काम कर रहे होंगे, कौन से हिस्से हैं? चंद्रयान 2 में एक लैंडर होगा जो प्रोपल्शन मॉडल से अलग हो चुका, अभी लैंडर आने वाले कल वहां लैंड करेगा, और फिर वहां उस कुछ मिनटों कुछ घंटों के बाद वहां उसमें से प्रज्ञान नाम का रोवर बाहर आएगा, और वो दोनों के अलग अलग काम हैं। जहां तक हम प्रज्ञान रोवर की बात करें तो उसका मुख्य काम, उसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जमीन के नीचे जो ऐसे रेयर एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो काफी उपयोगी हैं, जैसे आप कह दो कि पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह कह दीजिए, सिलिकॉन कह दीजिए, और खास करके हीलियम 3, जिससे आप पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो वैसे एलिमेंट्स चंद्र पर हैं, उससे हम पृथ्वी पर कैसे ला सकते हैं या कैसा उनके उपयोग कर सकते हैं, वो सब जानकारी रोवर जुटाएगा। और खास करके जमीन के नीचे जो पानी है उसके बारे में, बर्फ के बारे में, और जो लैंडर है वो भी लैंड होने के बाद जो उसके भी मुख्य 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। पहले जैसे अर्थ पे क्वेक्स आते हैं, धरती कंप आते हैं, भूकंप आते हैं, तो वैसे मून पे भी क्वेक्स आते होते हैं, तो वो सिस्मिक एक्टिविटी जो होती है मून की, उस बारे में वो स्टडी करेगा। उसके बाद जो क्रस्ट और मेंटल होते हैं, हम जानते हैं मून पे क्रस्ट मेंटल कहाँ है, उसकी और प्रिसाइज और एक्यूरेट स्टडी भी जो है वो विक्रम लैंडर लैंड होने के बाद वहां पर करेगा। ये करीबन 14 से 15 दिनों तक इसके पास फ्यूल है चांद पर रुके रहने का, तो 14-15 दिनों में ये किस तरीके की ये परिक्रमा करेंगे, और इसी के साथ साथ 14-15 दिनों के भीतर क्या क्या जानकारी आने की उम्मीद है? देखिए 14-15 दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्र का जो रोटेशन है, जो उसका एक दिन है, वो पृथ्वी के 28-29 दिन जितना है हम जानते हैं, तो 14 दिन तक सूर्य की रोशनी में वो रह पाएगा, सूर्य प्रकाश में। और जो रोवर के आसपास जो है सोलर पैनल्स लगे हैं, तो जब तक वो 14 दिन तक सूर्य का प्रकाश उस पैनल पे गिर सकता है, उसे ऊर्जा, एनर्जी स्रोत जो है, सोर्स काम करेगा, तब तक वो काम कर सकता है। तो 14-15 दिनों में वो काफी हद तक जानकारी जुटा सकता है। पृथ्वी के 14-15 दिन का समय है हमारे पास, तो हम बहुत कुछ जानकारी जुटा सकते हैं। मैं जाते जाते एक बार आखिरी में आपसे बस समझना चाहूंगी, आपने जिस तरह से लेंस में समझाया कि ये एक पूरा चांद है, तो इसके किस पोर्शन में हम एग्जैक्टली जा रहे हैं, हमारी लैंडिंग कैसे होगी, और इससे देश को तस्वीरों के जरिए क्या कुछ देखने को मिलेगा? अगर आप ये इक्वेटर माने तो इक्वेटर से 70 डिग्री नीचे के आसपास जो मैग्नीजियस और बोगसलोव्स्की क्रेटर है, उन दोनों के बीच में जो प्लेन लैंड है, वहां पर ये चंद्रयान की जो लैंडिंग साइट है विक्रम लैंडर की, वो प्रपोज की गई है। अगर किसी तरह से वहां लैंड नहीं हो पाता, एंड मोमेंट पे वो साइट बदलना चाहते हैं, तो उसी के पास में एक और एक क्रेटर है, मोरेटस क्रेटर, उसके वहां पर आसपास वो लैंड करवा सकते हैं, और 70 डिग्री वहां पर लैटिट्यूड्स के नीचे है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर हमने पूरे डिटेल में समझा कि किस तरह से चंद्रयान 3 जो है वो लैंड होगा, किन सरफेस पे लैंड हो सकता है, अगर अंतिम मोमेंट में भी उसके अंदर कोई बदलाव लाने चाहें तो उसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव लैंडिंग की जगह जो है वो तय की गई है। साफ तौर पर ये देखना होगा कि सूर्य के प्रकाश के अंदर 14 दिन ये काम करेगा, लेकिन इसकी सेफ लैंडिंग से भारत को जितनी ज्यादा जानकारी चांद को लेकर मिलेगी, उसी बीच में भारत उन चुनिंदा देशों में से कहलाएगा जिसने चांद पर लगातार फतेह हासिल की है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद चांद पर क्या नजारे होंगे, किस तरह से वो फतह करेगा चांद की सतह को, इसकी पूरी जानकारी चिंतन जोशी से हम आगे भी लेंगे और तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाएंगे कि ये पूरे उपकरण जो हैं वो चांद की सतह पर कैसे रहते हैं। आप देख पाएंगे कि ये पहले की कुछ तस्वीरें हैं जिसको एक तरीके से मॉडलाइज किया गया है यहाँ पर, और समझाने की कोशिश की गई है कि पूरा जो चंद्रयान है वो किस तरह से वहां पर लैंड होता है और काम करता है। चिंतन जोशी से जानेंगे हम यहाँ पर कि आगे की जो तस्वीरें हैं वो चंद्रयान की क्या होंगी। सर, साफ तौर पर अगर हम सक्सेसफुल लैंडिंग की पूरी उम्मीद कर रहे हैं, इस बीच में जब लैंडिंग हो जाती है तो किस तरह से चीजें दिखाई देंगी, क्या तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, आप ऐसा मान लीजिए कि उसने इन 2 क्रेटर्स के बीच में लैंड यहाँ पर किया है विक्रम लैंडर ने। उसके बाद विक्रम लैंडर अपना 14 दिन का जो कार्यकाल है वो शुरू करेगा, वो अपना जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे करेगा, और प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकल के जो रोवर है वो जमीन पे आगे आगे चलता जाएगा, और जो जमीन के नीचे जो रेयर एलिमेंट्स हैं, मिनरल हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, उसकी आयन वगैरह की स्टडी वो करेगा। उसके साथ साथ जो रोवर है वो चंद्र की जमीन के नीचे जो
वाटर आइस या आइस आप कह सकते हैं, आइस मोलिक्यूल्स है या वाटर मोलिक्यूल्स हैं, उसकी स्टडी भी वो कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी सतह है ये बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, सामान्य नहीं है, तो इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और चीजों को ढूंढने में और कितने ज्यादा दिन या समय लग सकता है? देखिए चैलेंज तो इतना बड़ा है कि जैसे वहां पर अभी तक कोई ह्यूमन तो छोड़िए, कोई मशीन, किसी लैंडर ने भी लैंडिंग नहीं की, तो ये एक तरह से आप कहें तो अंधेरे में कदम रखने जैसा है। बट हमारे जो वैज्ञानिक हैं काफी इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने काफी अच्छा अभ्यास किया है इनका, और इस बार सफल जरूर वो होंगे लैंडिंग में। दूसरा ऐसा इसमें तकलीफ ऐसी आ सकती है कि वहां पर सूर्य की किरणें टेढ़ी पहुंचती हैं, स्ट्रेट नहीं आती, तो वहां पर कभी कभी टेम्परेचर जो है वो -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है, शून्य के नीचे। तो वहां पर ठंड में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, बैटरीज वगैरह होती हैं, वो कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी चुनौतियां वहां पर साउथ पोल में इनको होगी। तो साफ तौर पर हमने तस्वीरों के जरिए भी समझा, चिंतन जोशी जी ने भी हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया जाएगा जब वो भौगोलिक स्थिति में चांद पर पहुंचा होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि अब जब से रशिया का चंद्रयान क्रैश हुआ है, पूरी दुनिया की निगाहें जब भारत के चंद्रयान पर हैं, तो कितनी तेजी से ये जो विक्रम है वो फतह हासिल करता है और चांद की सतह पर सारे चैलेंजेस से आगे बढ़कर अपनी प्रतिक्रिया को पूरा करता है।